वेलकम टू मुनीर लाइव रिएक्शंस। मेरा नाम मुनीर लाइव है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। आज मैं जिस वीडियो के रिएक्शन और रिव्यू देने लगा हूँ वो है म्यांमार से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि म्यांमार कंट्री के मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया हुआ कंट्री और जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है या जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाल चुके हैं और उधर पूरी फौजी हुकूमत कायम हो चुकी हुई है। और इसी से मुतल्लिक ये वीडियो है कि वर्ल्ड लीडर्स ने इस सीन के ऊपर क्या रिएक्ट किया। वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड लीडर्स वान म्यांमार मिलिट्री ओवर कूप एंड ऑंग सान सू की जेल। यूट्यूब चैनल का नाम है वर्ल्ड अफेयर्स। इनको जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनकी बाकी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद अपना मैं रिव्यू देता हूं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। ये है आपके सामने एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखेंगे ये है म्यांमार। इंडिया बॉर्डर शेयर करता है विद म्यांमार और म्यांमार की टोटल आबादी है करीब 5 करोड़ 40 लाख के आसपास। म्यांमार ओवरऑल आप कह सकते हैं एक गरीब देश है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से म्यांमार की रैंक है 147, जो नेपाल और इंडिया से भी काफी पीछे है। आप यही समझ लो कि नेपाल की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक है 142, इंडिया की है 131। तो ओवरऑल काफी बेरोजगारी है, गरीब देश है, कोई खास इंडस्ट्री यहाँ पर है नहीं। और रिलीजन के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर तो करीब 88% आबादी यहाँ पर फॉलो करती है बुद्धिज्म। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्रिश्चियंस, हिंदूज और मुस्लिम्स भी मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के समय म्यांमार में क्या हुआ है, किस तरीके से एक तख्तापलट किया गया और क्यों दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर, चाहे जो बाइडेन हो, बोरिस जॉनसन हो, ये सब चेतावनी क्यों दे रहे हैं म्यांमार की मिलिट्री को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, म्यांमार की करेंसी क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। म्यांमार की करेंसी आपको बतानी है, ये है। यहाँ पे आपकी ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाओ unacademy.com या फिर डाउनलोड करो अनअकैडमीज ऐप। यहाँ पे चूज करो अपना कोर्स, गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, 2021 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का 6 मंथ कोर्स एज वेल। और यहाँ पे सिंपली आपको कोड डालना है PD10 और आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। The prices will fall once you use the code PD10, so use the code and save money. Now first of all, आप अगर देखो ये रीजन, तो आसपास आपको बहुत कम देश मिलेंगे जहां पर रेगुलरली डेमोक्रेसी ने फ्लरिश किया है। इंडिया एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है, ना सिर्फ इस रीजन में, पूरी दिस इज दुनिया में। राइट। आप अगर देखो तो काफी बार इवन के पाकिस्तान पाकिस्तान में में मिलिट्री भी का टेक ओवर हुआ, रेगुलर फिर डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी नहीं फिर है। आप सेम देखो नेपाल में बहुत बार यहाँ पे तख्तापलट हो चुका है, बांग्लादेश में भी सेम स्टोरी है। और म्यांमार के बारे में भी मैं आपको ये बता दूं कि हालांकि ये कहते हैं खुद को डेमोक्रेसी, मगर कभी भी वर्ल्ड मीडिया ने, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कभी भी इसको एक डेमोक्रेसी नहीं कहा। इवन हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था म्यांमार को एक अथॉरिटेरियन रिजीम, और ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2019 में। नाउ म्यांमार को दुनिया एक डेमोक्रेसी क्यों नहीं मानती? रीजन इसका यह है कि कभी भी मिलिट्री ने यहाँ पर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ काम करने नहीं दिया बहुत ही लंबे समय तक। हमेशा 15-20 साल में एक बार मिलिट्री सामने आ जाती है और सिविलियन गवर्नमेंट को पीछे कर देती है एक तख्ता पलट करके। और बाय द वे जो यहाँ पे शब्द है ना COUP, इसको हम कूप नहीं बोलेंगे, पी साइलेंट है, इसको हम कहते हैं को मतलब तख्ता पलट। तो म्यांमार ने पहली बार अपना संविधान अडॉप्ट किया था इन 1974। इनके लिए बहुत बड़ा दिन था ये। विद इन अ फ्यू इयर्स 1988 में ये संविधान ही सस्पेंड हो गया, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। अब यहाँ पे आप पूछेंगे मिलिट्री टेक ओवर म्यांमार में क्यों होता है? इसका सिंपल आंसर है हंगर फॉर पावर। मिलिट्री जनरल अपने पास बहुत सारी पावर रखता है, आर्मी उसके अंडर होती है, वो चाहे तो कभी भी तख्तापलट कर सकता है। और इसलिए हमने देखा है कि दुनिया भर में बहुत सी कंट्रीज में इससे पहले तख्तापलट हो चुके हैं और इन द फ्यूचर भी होंगे। जो पावर की भूख है वो काफी बार मिलिट्री जनरल्स को डिक्टेटर बना देती है। इट हैज बीन सीन इन द पास्ट और म्यांमार में भी सेम हुआ। और लास्ट टाइम अगर हम देखें तो 1988 के बाद से तो मिलिट्री ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया म्यांमार के सिस्टम में कि कल को अगर डेमोक्रेसी भी आए तब भी मिलिट्री का काफी बड़ा रोल रहे म्यांमार को गवर्न करने में। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं, म्यांमार शायद उन गिने चुने देशों में से है दुनिया भर में जहां पर जो इनका अपर हाउस है, मतलब कि इन लोगों का राज्यसभा, वहां पर मिलिट्री के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जी हाँ, अगर आप देखो तो इनके अपर हाउस में टोटल होते हैं 224 MP। 224 MP में से करीब 56 हमेशा रहेंगे मिलिट्री के। और ऐसा नहीं है कि इनके लिए वोटिंग होती है कि ये लोग कौन होंगे, मिलिट्री वोट करती है। मिलिट्री आपस में चुन लेती है कि ठीक है ये लोग हैं, ये हमको रिप्रेजेंट करेंगे इन द अपर हाउस ऑफ म्यांमार। यानी कि डेमोक्रेसी होते हुए भी मिलिट्री का कंट्रोल है टोटल MP है यहाँ पर कानून साजी में 440, भी। इसमें से 110
आपको एमपी हमेशा मिलेंगे एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मिलिट्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि ठीक है, मिलिट्री की अगर रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, फिर भी हाल ही में 2021 में आर्मी ने एक तख्ता पलट क्यों किया म्यांमार में, इनकी जो सरकार थी इसको क्यों हटा दिया? देखो, इसके बहुत सारे रीजन है। पहले तो ये समझ लो कि हुआ क्या है यहाँ पर। म्यांमार में हाल ही में हुए हैं जनरल इलेक्शंस, नवंबर 2020 में हुए इनके जनरल इलेक्शंस। उसका रिजल्ट सामने आया। इसमें यह पता लगा कि एनएलडी जो पार्टी है आंग सांग सू की, इसने जीती है स्वीपिंग मेजोरिटी। लोगों का ट्रस्ट है इन पर और आंग सांग सू की फिर से बन जाएंगी म्यांमार की स्टेट काउंसलर। म्यांमार में पीएम की कोई सीट नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर की सीट नहीं है यहाँ पर ये लोग कहते हैं स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार, द डिफैक्टो पीएम ऑफ द कंट्री। ये हेड होता है गवर्नमेंट का। तो आंग सांग सू की पावर में आने वाली थी, मगर म्यांमार की जो आर्मी के जनरल है इन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन में हुई है धांधली, ये इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं हुए और हम इन इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आंग सांग सू की ने यहाँ पर यह कहा कि नहीं, कोई धांधली नहीं हुई है, एवरीथिंग इज फेयर। दोनों में डिसएग्रीमेंट हुआ। इन दी एंड म्यांमार के आर्मी जनरल ने कहा कि हम आपको डाल रहे हैं जेल में, आपके पार्टी के वर्कर्स को डाल रहे हैं जेल में। पूरे पार्लियामेंट को घेर लिया, जो बड़े बड़े शहर है म्यांमार में वहां पे ब्लैकआउट कर दिया, इंटरनेट गायब, फोन कनेक्शन गायब और रेडियो पे ये ब्रॉडकास्ट कर दिया कि अभी के लिए आंग सांग सू की है जेल में और देश के लीडर हैं इनके आर्मी जनरल मिन आउंग। और बाय द वे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये भी बता दूं कि आंग सांग सू की ये एक नोबेल पीस प्राइज विनर है। जी हाँ, 1991 में इनको ये नोबेल पीस प्राइज मिला था क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया था म्यांमार में डेमोक्रेसी लाने में। और इनकी जो स्ट्रगल थी ये थी नॉन वायलेंट स्ट्रगल। इन्होंने खुद कहा था कि मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है फ्रॉम महात्मा गांधी। और यहाँ पे आप देखोगे जो वेबसाइट है नोबेल पीस प्राइज की, वहां पर भी लिखा हुआ है कि इनको गांधी जी की फिलॉसफी ने काफी इंस्पायर किया था, गांधी जी की नॉन वायलेंस दैट्स वेरी फिलॉसफी गुड। ने। तो पिछले 40 साल से ये स्ट्रगल कर रही है म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए, आज भी वो स्ट्रगल कायम है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि ओके, सो म्यांमार के आर्मी जनरल मिन आंग ने ये कहा कि ये इलेक्शन जो है ये इसमें गड़बड़ी हुई है, तो अभी के लिए सारे जो नेता हैं आपके ये जेल में। मगर ये सब ऐसा क्यों करेंगे, ये क्यों खुद को बना देंगे द लीडर ऑफ म्यांमार? इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। एक मेन आंसर तो ये है, अगेन, हंगर फॉर पावर, पावर की भूख। मिन आंग का कार्यकाल एज द जनरल, आर्मी जनरल ऑफ म्यांमार ये वैसे खत्म होने वाला था। फिर एक इशू ये भी है कि बताया जाता है कि इनका एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, इनके रिलेटिव्स का, इनके फ्रेंड्स का, जिनके बड़े बिजनेसेस हैं। अपने आप में म्यांमार के आर्मी चीफ बहुत अमीर है। जो सिस्टम हम देखते हैं पाकिस्तान में कि इनके आर्मी जनरल, आर्मी चीफ अपने आप में मिलियनेयर्स होते हैं, इनके फ्लैट्स आपको मिलेंगे यूएस में, कई इनके बिजनेसेस होते हैं यूके में, शेयर्स परचेज कर रखे होते हैं पाकिस्तान के बाहर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है बोथ म्यांमार और पाकिस्तान में कि आर्मी को क्रिटिसाइज आप कर नहीं सकते, उसमें इश्यू आता है देशभक्ति का, पेट्रियोटिज्म का। मगर करप्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा म्यांमार की आर्मी में, ये दुनिया जानती है। इस पर आपको काफी आर्टिकल्स भी मिलेंगे। तो अभी के लिए माना यह जा रहा है कि म्यांमार के आर्मी जनरल को डर ये था कि जब ये पावर में नहीं रहेंगे तो इनके नेटवर्क का क्या होगा, जो इनके फैमिली बिजनेस हैं, जो ये अभी पावर एंजॉय करते हैं, उस सबका क्या होगा। तो इस सबको बचाने के लिए इन्होंने ये तख्ता पलट कर लिया। और म्यांमार में आपको ये बता दूं, एक बहुत करप्ट देश भी है। हाल ही में रिलीज करी गई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में म्यांमार की रैंक है 137। इस लिस्ट में इंडिया की रैंक है 86। तो आप समझ सकते हैं कि म्यांमार में इंस्टीट्यूशंस की क्या इज्जत होती होगी और कितना आसान होता होगा यहाँ पर पावर छीन लेना एक तख्ता पलट के जरिए। ना इस सब के बीच में मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ा फायदा म्यांमार के आर्मी जनरल के अलावा होगा चाइना को। ये मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। म्यांमार के जो आर्मी चीफ हैं, जो इस वक्त लीड कर रहे हैं पूरे कंट्री को, मिन आउंग, ये बहुत ही करीबी माने जाते हैं चाइना के। इसका रीजन भी है। रीजन ये है कि यूएस, यूके, यूरोप ने बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं मिन आउंग पर। रीजन है रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार। म्यांमार में बताया जाता है कि जो भी अत्याचार हुए हैं ऑन रोहिंग्या मुस्लिम्स, ये किए गए हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ मिन आउंग। तो इसलिए यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, इन सब ने इन पर लगा दिया ट्रैवल बैन कि ये यूएस या फिर यूके में ट्रैवल नहीं कर सकते। जो इनके एसेट्स हैं यूएस, यूके, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, ये सीज हो जाएंगे। इनसे इसको काफी लॉस भी हुआ है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। अब जहां पर एक जगह तो यूएस, यूके मिन आउंग को करे थे सैंक्शन, चाइना के विदेश मंत्री यहां पर म्यांमार में गए और मिन आउंग को कहा कि ये मेरे भाई हैं और हम बिल्कुल इनको सपोर्ट करते हैं। और लिटरली इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किया कि मैं मानता हूं इनको अपना भाई। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बोला कि इवन दो यूएस और यूके मिन आउंग के खिलाफ हैं, चाइना खड़ा है यहाँ पर म्यांमार के साथ। अब यहाँ पे अगेन वाह, मैं कई बार सोचता हूं कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी कितनी स्पाइनलेस है और फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अगर किसी में स्पाइन नहीं होगी तो वो काफी फ्लेक्सिबल होगा। एक जगह ये लोग कश्मीर को लेकर सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को और कहते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स को और
फ्रीडम होनी चाहिए एंड वेरियस और इश्यूज। फिर जो ये उइगर मुस्लिम्स के साथ कर रहे हैं अपनी कंट्री में, वो अपनी जगह है। जो आदमी रोहिंग्या मुस्लिम्स पे अत्याचार करता है उसको ये बुलाते हैं अपना भाई। सो अगेन बहुत ही हिपोक्रेटिकल, बहुत ही फ्लेक्सिबल मगर सक्सेसफुल, ये है चाइना की फॉरेन पॉलिसी। तो अभी के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि म्यांमार में 1 साल के लिए है इमरजेंसी, और जो इनके आर्मी जनरल हैं यही संभालेंगे म्यांमार की सरकार। सो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड लीडर्स की, कि दुनिया भर के लीडर्स क्या कह रहे हैं म्यांमार के इशू को लेकर। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने यह कहा है कि हम आंग सान सूकी को सपोर्ट करते हैं और हम मिलिट्री टेकओवर को सपोर्ट नहीं करते। आगे अगर हम देखें, इंडिया ने बहुत ही नपे तुले तरीके से यहाँ पे बात बोली है। यहाँ पे ये कहा है कि हमने नोट किया है कि क्या हो रहा है म्यांमार में, हमको काफ़ी कंसर्न है, हम हमेशा से एक सपोर्ट में रहे हैं ऑफ द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, मगर इंडिया ने ये नहीं कहा कि आंग सान सूकी को रिलीज करो और हम डिमांड करते हैं कि म्यांमार से मिलिट्री टेकओवर हटाया जाए। इंडिया ने ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमें ये पता है कि पॉसिबिलिटी है अब कि आने वाले 1 से लेकर हु नोस इवन 10 साल तक म्यांमार में मिलिट्री का राज रहे। तो हमको एज नेबर्स म्यांमार के साथ डील करना है। म्यांमार में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो हम नहीं चाहते कि डूब जाएं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे कॉशियसली कह रहे हैं कि वी आर एनालाइजिंग। तो इंडिया ने यहाँ पर कोई टफ स्टांस अभी के लिए लिया नहीं है। आगे अगर हम जाएं, चाइना ने देखिए यहाँ पे ये कहा है कि देख रहे हैं कि हुआ क्या है, हमें अभी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट मोर। और बिल्कुल चाइना यही कहेगा, ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो आदमी यूएस यूके के खिलाफ है, उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो अब आ गया है पावर में इन म्यांमार। दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर चाइना। यूके की अगर हम बात करें तो बोरिस जॉनसन ने यह कहा है कि मैं कड़ी निंदा करता हूं इस कू की और अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट की ऑफ आंग सान सू की। यूएसए ने घूम फिर के वही बात फिर से बोली है, और सैंक्शंस, फिर से सैंक्शंस हम लगाएंगे म्यांमार पे। नाउ ये हमको यहाँ पे ऐड करना होगा कि यूएस को कहीं ना कहीं अपनी विदेश नीति बदलनी होगी। हर बात पे सैंक्शन लगा देना, इवन इंडिया पर भी सैंक्शंस की बात करना एज फॉरेन को लेकर, इनकी विदेश नीति को बहुत कमजोर बनाता है। इनको कहीं ना कहीं चाइना जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से मनूवर कर रहा है, उससे लेसन लेने होंगे। नहीं तो इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि ज्यादा जो कंट्रीज है दुनिया भर में, ये सपोर्ट करेगी चाइना को, और यूएस के पास वो गिने चुने जो नेटो कंट्रीज हैं यही रह जाएंगे एज सपोर्ट। सो वापस आते हैं अपने प्रश्न पे, करेंसी क्या है म्यांमार की? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए क्यात, KYAT। जी हाँ, ये यहाँ पे आप देख पाएंगे 500 क्याट्स, ये है करेंसी ऑफ म्यांमार। और इनकी करेंसी है काफ़ी डिवैल्यूड, कमज़ोर करेंसी है इनकी, क्योंकि अगर आपके पास मान लो 100 रुपये का नोट है, तो मतलब आप म्यांमार में इसको एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर मोर देन 1800 क्यात। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये डिटेल वीडियो थी म्यांमार की सिचुएशन के हवाले से। रिसेंटली म्यांमार के अंदर इलेक्शंस हुए हैं और मिलिट्री के बकौल कि ये इलेक्शन फ्रॉड है और कैसे वही प्राइम मिनिस्टर दोबारा से जीत सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने कू कर लिया। और कू की वजूहत भी यही होती है कि मिलिट्री को ज़्यादा पावर्स चाहिए होती है, जो जनरल्स हैं, जो उनके आर्मी चीफ वगैरह होते हैं, उनकी करप्शन, उनकी रिटायरमेंट करीब होती है, उनका दिल नहीं कर रहा होता कि जाने को, इसलिए वो चाहते हैं कि भाई हम कू कर लें, आसान है, पावर पहले से होती है, कू करना आसान होता है, और इसलिए टेक ओवर कर लेते हैं। खुदा जानता है ये कितनी देर तक रहता है कू। वर्ल्ड लीडर्स ने, तमाम कंट्रीज ने कंडेम किया है, इंडिया ने ओवरऑल भी कंडेम नहीं किया, बिल्कुल नपे तुले जवाब दिए है, और चाइना ने भी कुछ नहीं कहा इतना, यूके ने कंडेम किया है, पाकिस्तान ने इवन के मुझे नहीं लगता कोई बयान दिया, मेरी नज़र से कोई नहीं गुजरा कि पाकिस्तान की किसी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया हो, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादातर दूसरे कंट्रीज़ के रिलेशंस में इंटरफेयर नहीं करता ज़्यादातर, और अपने मसाइल बहुत ज़्यादा। हमारी कोशिश ये होती है कि हम पहले अपनी कंट्री को ठीक कर लें, उसके बाद हमारा, यानी क्योंकि डायरेक्ट लिंक नहीं बनता म्यांमार से, इतने कोई ताल्लुकात भी नहीं है, क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम की वजह से हमने काफ़ी उनकी मजम्मत भी की हुई है, तो हमारे इतने उनके साथ रिलेशंस हैं नहीं। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं आंग सान सू की, उनसे भी इतने कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, क्योंकि जब रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, कत्लेआम हो रहा था, तो उन्होंने उनकी हमायत की थी इन्हीं जनरल्स की। तो ये हमारा मानना ये होता है कि किसी भी मज़हब का मानना ये होता है कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। दुनिया ने उनको नोबेल पीस इनाम दिया, और ये कह के कि वो बहुत नॉन वायलेंस हैं, और लेकिन उनकी अपनी कंट्री के अंदर इतने हज़ारों लाखों मुस्लिम्स कत्ल हुए, एथनिक क्लिनसिंग हुई, और उन्होंने सपोर्ट किया इसी जनरल को। तो अब वही जनरल उनके ऊपर कू करके उनको जेल में डाल दिया। तो ये कहते हैं कि जैसा करो कि वैसा भरो, कि ये मिसाल बिल्कुल इन्हीं के ऊपर
डायरेक्ट फिट होती है। अगर वर्ल्ड लीडर्स के हवाले से, बयानात के हवाले से देखा जाए, इंडिया के या चाइना के या यूएसए के, हर कंट्री की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है। उस हर कंट्री ने अपने लिहाज से चलना होता है। हर कंट्री के लीडर ने जो जो बयानात दिए हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से दिए, चाहे वो इंडिया ने, चाहे वो चाइना हो या चाहे वो यूएसए हो। मैं एज अ पाकिस्तानी अपना रिव्यू दूँ तो पाकिस्तान में जितनी दफ़ा मिलिट्री को हुआ वो तब हर दफ़ा ही तब हुआ जब हमारे पॉलिटिशियंस बहुत ही ज़्यादा करप्ट और नॉन पॉपुलर हो जाते हैं। कई मिलिट्री कूज की नीयत अच्छी होती है कि कंट्री को बचा लिया जाए, कईयों की तो गलत होती ही होती है, जैसा कि म्यांमार का खुद जनरल एथनिक क्लिंसिंग में शामिल रहा है। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जितने मिलिट्री कू हुए हैं वो चाहे वो अच्छी नीयत से हुए चाहे गलत नीयत से हो, लेकिन हुए तब है जब पॉलिटिशियन नॉन पॉपुलर हो जाते हैं, अपनी आवाम के अच्छाइयों के काम नहीं करते, इसलिए आवाम कभी भी उनके साथ खड़ी नहीं होती जब भी मिलिट्री को होता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो तुर्की में जब मिलिट्री को हुआ, आई थिंक 3-4 साल पहले मिलिट्री को हुआ और वो नाकाम हुआ। पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में एक कंट्री है जिसकी कंट्री के अंदर मिलिट्री को नाकाम हुआ। क्यों हुआ? जब मिलिट्री को हुआ, उनका जो प्रेसिडेंट था तैयब उर्दगान, वो पॉपुलर था अपनी आवाम के अंदर, आवाम उससे प्यार करती थी। क्यों प्यार करती थी? क्योंकि उसने अपनी आवाम के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर काफ़ी अच्छे काम किए होंगे, काफ़ी सहूलतें दी होंगी, आवाम के मतलब के काम किए होंगे, जो आवाम चाहती होगी, जिस वजह से उनको वोट मिला होगा, तैयब उर्दगान ने वो काम किए होंगे, इसी वजह से अवाम उनको पसंद करते थे। और जब मिलिट्री coup हुआ, अवाम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सर के ऊपर आए और अवाम ने मुकाबला किया मिलिट्री से। तो ऐसा कभी दुनिया में नहीं हुआ। तो मैं एज अ पाकिस्तानी जिन्होंने खुद 3-4 मिलिट्री coup देखे में, मेरी सजेशन और एडवाइस पूरी वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस को ये होगी, मिलिट्री कर सकती है, हर कंट्री में कर सकती है, क्योंकि उनके पास पावर होती है, उनके पास वेपन होता है। पॉलिटिशियन के पास क्या होता है? पॉलिटिशियन के पास मॉरल क्रेडिबिलिटी होती है, उसकी पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होती है। अगर पॉलिटिशियन की मॉरल क्रेडिबिलिटी और पब्लिक के साथ इंटरेक्शन और पब्लिक की वेलफेयर के लिए अगर काम किए होंगे तो कभी भी कोई भी मिलिट्री, चाहे वो किसी और कंट्री की हो, चाहे वो आपकी अपनी कंट्री की मिलिट्री हो, आपको कभी भी गिरा नहीं सकती जब तक अवाम आपके साथ है। तो पॉलिटिशियंस की ताकत होती है अवाम। तो पॉलिटिशियंस को मिलिट्री को साइडलाइन करके सोच के मिलिट्री को खुश करने के लिए काम करने के बजाय और अपनी करप्शन पे काम करने के बजाय सिर्फ अवाम की वेलफेयर के ऊपर काम करना चाहिए। तो इसलिए पॉलिटिशियंस को अपनी पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए और जिन्होंने आपको वोट दिया है और जो सोच कर वोट दिया है उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहिए। इसके अलावा जाने से पहले जैसा कि आपको मेरे लाइव रिएक्शंस को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशंस में आपको मौसूल होती रहे। और इसके अलावा किसी के पास कोई सजेशन है, किसी वीडियो के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन या रिव्यू चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में जाके वो वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपकी पसंद की, आपकी सजेस्ट की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूँ।